जोहार दोस्तों। एक कहावत आपने सुना होगा कि जिस ओर जवानी होश में चलती है उस ओर जमाना चलता है। अभी जेएसएससी का एक आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर संपन्न हुआ, लेकिन वो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा, क्योंकि इस आंदोलन में जोश तो था पर होश नहीं था। आंदोलन कैसे सक्सेस होते हैं और कैसे फेल्योर होते हैं, उसकी एक व्यापक स्टडी है। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको प्रीवियस में बताता हूँ और आप उससे ज़रूर अवगत होंगे। अभी 2024 में दिल्ली के करोल बाग में बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की असामयिक मृत्यु हो गई पानी के जल जमाव से लेकर के। व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ, बहुत बड़े पर कार्रवाई हुई और दिल्ली में लगभग 30% स्टूडेंट्स कम हो गए। इसी तरह से 2014 में सीसैट का आंदोलन हुआ था, जिसमें कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो सरकार ने 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिए। इसी प्रकार 2019 में भी एक आंदोलन हुआ, जिसमें कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी यूपीएससी में हिंदी माध्यम के बच्चे को कम नंबर दिया जा रहा था इंटरव्यू और मेंस में, तो उसको लेकर के भी व्यापक आंदोलन हुआ। इन समस्त आंदोलन का एक कॉमन जिस्ट ये है कि इसमें किसी भी आंदोलन में आप देखे होंगे कि कोई भी टीचर्स प्रत्यक्ष रूप से उस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए। ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन था और छात्र अपने आंदोलन को कैसे संचालित करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वही इस आंदोलन के प्रणेता भी हैं, वही भुक्तभोगी भी हैं और वही लाभार्थी भी हैं। जब मैं जेएसएससी के आंदोलन को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये आंदोलन हो सकता है कि अपने परिणाम को प्राप्त कर लें, लेकिन ये आंदोलन उस तरह से सफल नहीं हो पाया। मुझे कई प्रकार की इसमें कमियां उभर करके देखने में लगी, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला मुझे ये लगा कि ये आंदोलन में जो एक नारा दिया गया था कि रद्द तो रद्द। तो जब हम बात करते हैं रद्द तो रद्द, तो देखिए क्या हो रहा है कि ये एग्ज़ाम 21 और 22 को संपन्न हुआ। 21 में जो लोग एग्ज़ाम दिए उनमें से किसी ने भी इस एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग नहीं की। हो सकता है वो आपके भाई हों, बहन हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप उनका सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो एक तरह से आपका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप एकदम कहते हैं हार्ड लाइन होकर के कि रद्द तो रद्द, तो प्रशासन भी कहता है कि इतना पैसा खर्च हुआ मेरा, इतना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे, हम रद्द कैसे करें। तो यह एग्ज़ाम का जो मांग था, डिमांड था, वो डिमांड ये था कि एग्ज़ाम में हुई त्रुटियों का पहले संज्ञान लेना, स्वच्छ और ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम को संपन्न करवाना। अगर वो नहीं होता या नहीं हो पा रहा है, तब आप कह सकते थे पहले कि भाई जो एक पेपर का हमें शंका है कि इसमें प्रॉब्लम हुई है, आप उसे रद्द कीजिए। लेकिन आपने जो एक हार्ड लाइनर जो आपने स्टेप लिया, रद्द तो रद्द, उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हार्ड लाइनर होने की वजह से लोग इसका उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए था। नंबर 1। नंबर दूसरी बात इसमें आप देखेंगे कि अभी हाल में एक एग्जाम्पल हुआ, नीट एग्जामिनेशन में इतनी बड़े तरह से त्रुटियां हुई। नीट का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, 24 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे उसमें अपेयर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रद्द नहीं किया, जबकि आप सब जानते हैं कि उसमें बहुत सारे तरह की त्रुटियाँ थी, जिस त्रुटियों को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के माध्यम से उसे हटाया गया या उसको जो है स्वच्छ किया गया। तो इस बात का एक मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी त्रुटि लग रही थी। दूसरी बात ये थी कि देखिए ये आंदोलन जो था, उस आंदोलन में कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं था। जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो हमारे कुछ डिमांड्स होती हैं, ABCD कुछ डिमांड्स होंगे हमारे, तो हम उस डिमांड्स को लेकर के जो उसके संबंधित पक्ष हैं, हम उसको अपना एक ज्ञापन देते हैं कि भाई हमारा ये डिमांड्स हैं, हमारे ये अल्टीमेटम्स हैं, ये हमारे डेडलाइन है, आप हमारे इस डेडलाइन में हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं कि नहीं करते हैं, तब हम आगे एक स्टेप लेंगे। तो आपने एक डेडलाइन को सेट करना इसमें एक ज़रूरी था, एक ज्ञापन देना ज़रूरी था। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने भी डांडी मार्च किया।
तो दांडी मार्च के पहले उन्होंने इरविन को लेटर लिख के बताया था कि देखो हमारा ये मांग है, अगर तुम नहीं मानोगे तब हम दांडी मार्च करके हम नमक का कानून तोड़ेंगे। तो एक तो डेडलाइन नहीं था। दूसरी बात मुझे ये लगा कि जब आप, ठीक है, आप जब डेडलाइन देते हैं तो आपके पास भी कुछ टाइम एक मिलता है कि उसमें हम स्ट्रेटजी बनाएं, हम कैसे अपनी रणनीति को सफल करेंगे, हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हम बना कर चलेंगे। आप देखें कि इस आंदोलन में ना तो प्लान ए है, ना प्लान बी है, ना प्लान सी है। इसीलिए कल अगर ये आंदोलन वहाँ से बच्चे मूव कर जाते हैं तो अब आपके पास जो है कोई ठोस रणनीति नहीं है अब कि आगे आप क्या करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो मुझे लगा कि इसमें जो एक बहुत बड़े मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक ये हुआ कि ये आंदोलन छात्रों का था, क्योंकि छात्र ही लाभ लेने वाले हैं, छात्र ही इसमें भुक्तभोगी हैं और सारी समस्याएं छात्रों की है। लेकिन ये आंदोलन लीडेड बाय टीचर्स, ये आंदोलन को लीड कर रहे थे हमारे टीचर्स का, जबकि टीचर्स का काम नहीं था ये। अगर आप महाभारत का एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य जो है वो टीचर्स थे और कौरवों के तरफ से प्रत्यक्ष युद्ध में भाग ले गए और परिणाम क्या, वो युद्ध हार गए। इसके ठीक विपरीत क्या था कि कृष्ण जो थे वो मार्गदर्शक थे, मार्गदर्शन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस रणनीति को जरूर अपनाना चाहिए। देखिए, हमारे जितने भी टीचर्स गन्स होते हैं, मैं भी टीचर्स हूँ, हमारे जितने भी टीचर्स गन होते हैं, हमारे टीचर्स गन्स एक सिविलाइज्ड होते हैं, एक सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं। वो बहुत हार्ड लाइन नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड एक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो सामने वाला पहले से ही जान रहा है कि ये सॉफ्ट पर्सन है, सिविलाइज्ड पर्सन है, इसको हम दबा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारा स्टूडेंट्स आगे जाता है तो वो चूँकि पीड़ित है, भुक्तभोगी है, वही लाभार्थी भी है, तब ऐसे कंडीशंस में वो अपने लिए समय अनुकूल अपना व्यवहार बदलता है और उस पर आप क्वेश्चन मार्क्स कोई नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे को, अगर किसी आदमी को बीमारी है तो डॉक्टर के सामने वो बीमारी वो आदमी बोलेगा कि उसका कोई दूसरा आदमी बोलेगा। तो टीचर्स के साथ एक बंधन होता है। तीसरा जो उसके बाद बंधन होता है कि टीचर्स आइडेंटिफाइड होते हैं, उनका बिजनेस चल रहा है। तो अगर वो ज़्यादा हार्ड लाइन का यूज़ करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में वो सरकार के सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। तो टीचर्स को बिल्कुल आगे करना ये एक रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी भूल थी। इस आंदोलन में एक और जो मुझे व्यापक स्तर पे कमी लग रही है कि आप आंदोलन जब कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बाद में कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए, सरकार और आयोग दोनों का ये मंशा कई बार रहती है कि आप चले जाइए हाई कोर्ट, आप कोर्ट चले जाइए। अब आप जब कोर्ट चले जाइएगा तो अब क्या होगा, अब फिर आप कितना आंदोलन कीजिए, आयोग आपको क्या बोलेगा कि भाई मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट इसका डिस्पोजल नहीं करती हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई राजनीतिक दल आपके फेवर में नहीं बोलेगा। आप सरकार के पास जाइएगा, सरकार भी यही बात बोल देगी कि आप ये हैं। आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रशासन आपको हटा देगा, बोलेगा कि आपका मैटर जो है सब जुडिस है। तो अगर आपको कोर्ट में ही जाना था तो आंदोलन करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक चीज़ें थी। एक और बहुत बड़ी मुझे यहाँ पे लगा बात कि जब डेलीगेट्स बात करने गए थे और उसका लाइव वीडियो भी हुआ, उसका बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी करके सुना दिया गया। बहुत कम अवसर ऐसा होता है जब आप टेबल टॉक करते हैं और टेबल टॉक की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सार्वजनिक होती है। शायद आपको याद हो, मुझे बहुत थोड़ा सा कम याद आ रहा है। अब जब आपने टेबल टॉक किया वहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो आयोग का पक्ष रखने वाले व्यक्ति थे वो बहुत ट्रेंड थे, पढ़े लिखे थे, उनका दिन भर का काम ये है।
उन्होंने अपनी बातों को, आपके जो 5 पॉइंट्स थे एग्ज़ाम में त्रुटि को लेकर के, उसको सिलसिलेवार ढंग से पूरी तथ्यात्मकता के साथ प्रस्तुत कर दिया। और आप जो डेलीगेट्स लेके गए थे, आप जो अपनी बातों को जिस वजन के साथ रखना चाहिए था, जिस साक्ष्य के साथ रखना चाहिए था, आप वो कर नहीं पाए वहाँ पे। आपने क्या किया? देखिए, टेबल टॉक की कुछ रणनीति होती है, आप उस रणनीति को समझे नहीं और आप उसमें जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप प्रभावी नहीं हुए। टेबल टॉक की रणनीति कभी भी एक बात समझिए आप, कि जब जो व्यक्ति पहले अपना बात रख देता है ना, वह व्यक्ति हमेशा डाउन में रहता है। तो आयोग ने क्या किया, आपसे पहले बुलवा लिया और फिर उसने एक एक करके सारा साक्ष्य को आपको रख दिया। अब आप तो क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए जब वहाँ पे गए थे आप, तो पहले आप आयोग से बोलते कि हमने जो आपको ये सारी सूचनाएं दी थी, वो सूचनाओं का तथ्य रखें, और जब वो तथ्य रखते तब आप उनका क्रॉस करते। तो आप टेबल टॉक में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। आप 10 या 11 पर्सन को लेके गए और आप जब देखेंगे उनको, तो कोई भी प्लानिंग नहीं थी, होमवर्क नहीं था। जब हम कभी भी टीम वर्क के साथ मीटिंग करते हैं, तो हम हर किसी का कार्य डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि इस बात पे आप बोलिएगा, इस बात पे आप बोलिएगा, इस बात पे आप बोलिएगा। आप देखिए वहाँ पर कि आप सभी एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे थे और इससे आयोग का काम आसान हो रहा था। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस के आधार पर, और जब ये रिकॉर्डिंग बाहर आ गई, तो किसी भी न्यूट्रल पर्सन को आप इस रिकॉर्डिंग को सुनवा दीजिए, तो उसका ये कहना होगा कि जो आयोग की स्पष्टता है वो आपकी स्पष्टता से ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है, और ये उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। और इतना मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी होमवर्क करके इस पक्ष को रखे, और इसके बाद आप जब दोबारा अपने पक्ष को रखने जाएंगे तो वो प्रभावी मुझे तो नहीं लगता है कि होगा। तो ओवरऑल आप देखें कि ये आंदोलन एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल नहीं रहा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये विफल हो गया। कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसका एक यूनिवर्सल थ्योरी है, या यूनिवर्सल उसका एक सिद्धांत है कि हर कर्म का रिटर्न इसी संसार में मिलता है। तो आपने इतना कर्म किया, उसका तो चीज़ें मिलेंगे। लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स ने जो पैदल मार्च निकाला, आपने उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन किया कि हमें पैदल मार्च जो हम कर रहे हैं हजारीबाग से लेके रांची, और हम 8 या 10 बजे सुबह में चल रहे हैं, ठीक है, 120 किलोमीटर। एक ह्यूमन अगर साधारण स्पीड से चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ऐसे में तो आपको 24 घंटा अगर आप कंटिन्यूसली चलेंगे तब रांची पहुंचेंगे, और कोई इतना पहले से हैबिचुअल था नहीं। तो जब वो रांची पहुंचा तब तक वो बुरी तरह से थक चुका था। तो जहाँ पर आंदोलन स्थल पर आपको जोश, उमंग और बुद्धिमत्ता के साथ काम करना था, वहाँ पे आप थके हुए थे, आप बैठे हुए थे, या आपका शरीर जो है थक चुका था। आपने इतना शॉर्ट टर्म में ये निर्णय लिया कि इतने बड़े मार्च को, जहाँ 2000 या 3000 बच्चे अगर मार्च कर रहे हैं और उसको राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने कवरेज नहीं किया, बड़े पेपर ने आपका फ़ोटो नहीं छापा, तो इसको पहले से आपको अरेंज करना चाहिए था। एक टीम को लगाना चाहिए था कि इसको सोशल मीडिया, इसको राष्ट्रीय स्तर मीडिया पर किस तरह से पहुंचाएं। आप सुबह निर्णय लिए, शाम में निकल गए, आप थक गए। तो ये सब रणनीति होनी चाहिए थी।
आपको जब जहाँ जहाँ से आप जा रहे थे वहाँ पर एक लेटर भेजना चाहिए था आपको, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के डीसी को, कि हमारा एक मार्च जा रहा है। वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करता, आपके साथ पुलिस की गाड़ी चलती, लोग की क्यूरियोसिटी होती कि आखिर ये क्या मूवमेंट है, तब लोग कहते हैं जेएसएससी का मूवमेंट है। तो इससे ये होता है कि जो आसपास से लोग जा रहे थे वो भी कम से कम इस बात को समझते कि आपका एक मार्च शांतिपूर्ण मार्च निकल रहा है। आपने जहाँ धरना दिया वहाँ पर भी जो है आपने पहले से पूर्व सूचना नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत जल्दीबाजी में हो। इतनी जल्दीबाजी में इतने बड़े आंदोलन करके फिर अब आप बोलिए नेक्स्ट टाइम कि बच्चे को फिर बुलाइए, बहुत मुश्किल है कि अब बच्चे आएंगे उस तरह से। तो देखिए, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जोश के साथ होश भी रखिए। कोई भी काम करने के पहले उसकी रणनीति जरूर बनाइए। अब देखिए, ये एग्ज़ाम ऐसा हो गया कि ये एग्ज़ाम ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि सरकार के ऊपर प्रेशर था इस एग्ज़ाम को रिज़ल्ट देने को लेकर के। अब अगर आप हाई कोर्ट जाइएगा, सरकार के ऊपर से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। सरकार फिर हर मोर्चे पे जाके कहेगी कि मामला सब जुडिस है, वहाँ से जब फैसला आएगा, हमारी प्रक्रिया चल रही है, वहाँ से जब फैसला आएगा हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे। और कोर्ट में इतना आसानी से आप मत सोचिए कि 2 या 4 दिन में रिज़ल्ट आ जाएंगे या उसके परिणाम आ जाएंगे। बहुत ऐसा कारण है, सरकार अपने वकील को, जिस दिन डेट पड़ेगी सरकार अपने वकील को एब्सेंट करवा देगा, बोलेगा कि नहीं आज आप मत जाइए, फिर डेट आगे बढ़ गया। ऐसा तो नहीं कि कल मिल जाएगा आपको डेट, फिर आपको 15-20 दिन के बाद मिलेगा, हो सकता है 1 महीने के बाद मिले, हो सकता है कि अभी कई छुट्टियां हैं तो कोर्ट में भी छुट्टी होती है, हो सकता है कि विंटर वेकेशन हो जाए। तो आपके पास जो एक अवसर था उस अवसर का सही से उपयोग करना था। अभी भी चीज़ें आपके हाथ में हैं और आप अपने आंदोलन को अपने अनुसार संचालित करने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर आपको डाउट होता है कि हाँ हमें इसमें किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना है, वहाँ पे आप विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, लेकिन किसी और को अपने आंदोलन या टीचर्स को या मीडिया को या किसी को उस आंदोलन को लीड करने मत दीजिए। मैं इससे पहले भी कहा कि देखिए, आपका आंदोलन आप खुद, हमने जब जेपीएससी में भी, आप मेरा पुराना वीडियो में देखिएगा, मैंने बोला था आपको कि जेपीएससी में भी इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आप अपना आंदोलन खुद कीजिए। टीचर्स को अपना काम है, टीचर सिविलाइज्ड पर्सन है, वो सौम्य है, वो सभ्य है, वो आपके तरह अभी उसमें जोश नहीं है। उसके पारिवारिक दायित्व है, उसके बिजनेस दायित्व हैं, उसके और भी बहुत सारे एंगल से उनके चीज़ों पर होगा। कोई भी आंदोलन जब आप कर रहे हो तो उसको मल्टी एंगल दीजिए कि एक एंगल अगर उतना प्रभावी नहीं होता तो दूसरा एंगल प्रभावी हो, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा हो, तीसरा नहीं हो रहा चौथा हो। आप सिर्फ फिजिकली जो है प्रोटेस्ट करने के लिए अगर आए हैं तो वो हो सकता था कि आपको बीच रास्ते में रोक दिया जाता है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया जाता, आप नहीं पहुंच पाते। तो आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, आप मीडिया का सहारा लीजिए, आप सिविल सोसाइटीज़ में लोगों को बताइए थोड़ा सा। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्तर से करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।